जी, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कुछ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं या नंबर सिस्टम पर किस तरह से वर्किंग परफॉर्म की जाती है। कल हमने थोड़े से नंबर सिस्टम की बात की थी, आज हम उन्हीं नंबर सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम जो हैं वो अवेलेबल हैं और किस तरह से हम कंप्यूटर्स में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मेरे पास जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर आपने छोटे बच्चों की किताबों की बात करें तो हमारे पास नंबर की जो कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जो ज़ीरो एंड एनी नंबर ऑब्टेन्ड बाय रैपिडली एडिंग वन टू इट, यानी एक किसी भी नंबर में एक का इजाफा करने से आपके ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। फिर इसी में थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करते हैं। अगर यही नंबर हमारे पास ज़ीरो से कम हो जाएं और इनके साथ फिर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो ऐसे नंबर्स को हम नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। मोस्टली कैजुअली आपको इन बातों का पता होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर्स थे उसकी एग्जांपल्स 100, 0 एंड समथिंग, जो कि बड़े भी हो सकते हैं लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो आपकी यही नंबर, अगर यही नंबर के साथ मैं नेगेटिव का साइन यूज़ कर दूं तो मेरे पास ये नेगेटिव नंबर्स के तौर पर अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग आती है वो है नंबर कैटेगरीज में, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जब आप इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही ऐड हो जाते हैं। कहता है अ नेचुरल नंबर, अ नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, यानी ये सब अगर इकट्ठे हो जाएं तो इन्हें कंप्यूटर की ज़ुबान में इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। नेक्स्ट वो नंबर्स हैं जो आपके पास कोटेशन बेस्ड होते हैं, इन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। एन इंटीजर और द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी जो आपके पास होगा वो आपके रैशनल नंबर्स हैं, जैसे -249, -1, 0। और अगर आप देखें इसमें जो नई चीज़ ऐड हुई है वो 3/7 आ गया, जो कि 1 से भी छोटी चीज़ है। अशारिये वाली वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ माइनस में आपके पास 1 से 2/5 जो है 0.2 जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गया। तो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब वो कहता है नेचुरल नंबर को जमा, नफी, ज़रब, तक़सीम किया जा सकता है। मैं क्विकली मूव ऑन करूँगा। हाउ मेनी वंस आर देयर इन, इसके अंदर वंस कितने हैं वो कहता है। तो 600, अगर आपके पास जो भी नंबर होगा, लाइक 642 था, तो आप क्या करेंगे कि इसका 100 वाला अलहदा कर देंगे, डेसिमल वाला अलहदा कर देंगे और डिजिट वाला अलहदा कर देंगे। इट्स समथिंग लाइक दिस के जैसे आप कहते थे कि आपने कोई भी नंबर होता है तो आप उसकी यूनिट, टेंस और 100, 1000, 10,000, 100,000 इनको अलग-अलग कर लेते हैं, तो वो आपके पास नंबर जो है वो अपनी अलग अलग फॉर्म में आ जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 384 + 32 + 2, यानी अब मैंने क्या किया, उसको मज़ीद छोटा करता जा रहा हूँ और मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। तो कोई भी नंबर, यानी जब आपको कोई नंबर मिलेगा तो आप उसको अलग अलग फॉर्म में कर देंगे तो वो आपके पास नेचुरल नंबर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब हम मोस्टली अपनी लाइफ में बात करते हैं तो हम बेसिकली जिस नंबर की बात करते हैं या जिस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं वो प्लेटफॉर्म आपका बेस 10 का प्लेटफॉर्म है। बेस 10 के प्लेटफॉर्म को हम डेसिमल कहते हैं, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स जो है वो अपने पास अलाउ करेगा, उसको हम बेस 10 कहते हैं। मॉड 10 भी इसको बोला जाता है, बेस 10 भी बोला जाता है। और अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके मॉड जो है वो 10 होगी। देन आपके पास बेस 2 आ जाते हैं, इसमें आपके बाइनरी नंबर्स आते हैं। लास्ट टाइम तनकीबुल की हमने बात की थी, अभी आज इसके ऊपर डिटेल रोशनी डालेंगे और इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन भी मैं कोशिश करूँगा कि आज अगर टाइम होता है तो हम उसको कवर करेंगे। तो हमने कहा कि 0 से 1, यानी 0 और 1 अगर 2 डिजिट अलाउ करते हैं इसे मॉड 2 कहते हैं, इसे बेस 2 कहा जाता है और ये आपके बाइनरी डेसिमल है। कंप्यूटर में डेसिमल और बाइनरी दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की बेस 8 है, यानी उसमें आने वाले डिजिट जो है वो 0 से 7 तक हैं
और 8 को मोड कर दिया कि दोबारा 0 बना दिया जाता है, तो इसे बेस 8 कहते हैं। जबकि बेस 16 में आपके हेक्साडेसिमल नंबर हैं जो 0 से 9 तक और फिर ABCDEF तक आपको अपने नंबर जो है अलाउ करते हैं। फिर आपके पास वो कहता है कि आपने किस तरह से इन नंबर्स को आगे प्रेजेंट करना है। ज़रा थोड़ी सी मैं क्विकली मूव करूँगा। जब एक्चुअली बेस 10 होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने 642 था, तो 642 को जब मैंने अलग अलग करके लिखा था, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0, याद रहे एनी रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 10 रेज़ टू पावर 1, 6 10 रेज़ टू पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ तो 600 बन गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ तो 40 बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 1 हुआ तो 2 बन गया, तो ये आपका 642 बन गया। याद रखिए अगर ये बेस 2 का डिजिट होता, पहली बात है कि फिर 642 ना होता, लेकिन अगर ये ऑक्टल नंबर होता तो फिर आप यहाँ पर 8 रेज़ टू पावर 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 10 है वो आपकी क्या है, वो आपकी बेस है, जबकि उसके ऊपर जो मौजूद नोटेशन है ये इंडिकेट करता है कि ये इसकी पोजीशन ऑफ द नंबर क्या है। यानी जब आपके पास 642 था तो 2 पहली 0 पोजीशन पे था, 4 पहली पोजीशन पे था और 6 जो है वो अपनी दूसरी पोजीशन पे था। तो इस तरह आपके बेस 10 का ये नंबर सिस्टम चलता है। दुनिया के तमाम नंबर सिस्टम इसी रूल के ऊपर बेस करते हैं। 642 है एज अ बेस अगर 13 होता तो 10 की बजाय आप 13 लिख देते, तो 642 इन बेस 30 इज इक्वल टू 1068। यानी अगर आप सॉल्व करते हैं 1014 प्लस 52 प्लस 2 इज इक्वल टू 1068, जो कि 10 बेस 10 में 642 था, अब यहाँ पर बेस 13 में ये 1068 के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी बेस सिस्टम होता है उसकी पावर के साथ, पोजीशन पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो आपकी पोजीशन नोटेशंस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। एक फार्मूला इसके लिए डिफाइन किया गया है कि हम DN कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे अगर आप सिर्फ यहाँ देखें तो 642 इज 6 यानी उसके साथ उसकी बेस आ गई इंटू पावर 3 आ गई, और 4 2 उसकी सेकंड पोजीशन थी इंटू 10 आ गया, 10 पावर 1 प्लस 2 की पोजीशन 1 थी। तो इस फार्मूले में आप अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके कंपैरेटिवली डेसिमल तो कैजुअल लाइफ वाला था। अब थोड़ा सा बाइनरी की बात करते हैं। हमने कहा डेसिमल 0 से 9 तक होते हैं, तो बाइनरी 0 से 1 तक होते हैं। फॉर अ नंबर टू एग्जिस्ट इन अ गिवन नंबर सिस्टम, जो भी आपको नंबर सिस्टम दिया होगा वो उसकी बेस कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 284 ओनली इन एग्जिस्ट इन बेस 9, क्योंकि इसमें 8 की वजह से जो है वो 8 से हायर ही हमारे पास होना चाहिए, तो 9 या उससे बड़ी बेस में हो सकता है, ये बाइनरी में नहीं हो सकता। अब जरा यहाँ देखें 7 6 5 ऑल आर स्मॉलर देन बेस 8, सो मैं कहता हूँ कि ये आपके ऑक्टल नंबर कहलाएंगे। यहाँ देखें तो ये 7 है, ये 7 है, तो इसका मतलब है कि ये बेस 7 के साथ एक गलत नंबर है। अगर आप यहाँ देखें 2 3 5 5 4 से बड़ा है, तो बेस वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती, बड़ी भी नहीं हो सकती। ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेसिस, जो कि हायर देन है 10 से बड़ी बेसिस कौन सी हैं? तो इसमें 16 बेस जो है ये बेसिकली बड़ी हैं 10 से। 16 बेस के नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल नंबर के तौर पर जानते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपकी हार्डवेयर चीज़ों के एड्रेस होते हैं, यानी जब आप किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं तो वो एड्रेस बेसिकली कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल नंबर्स के तौर पर स्टोर किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर आपके 16 बेस वाले होते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक इनमें डिजिट्स होते हैं। और कभी आपने देखा हो कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर अगर कोई बटन प्रेस हो जाए तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ABC भी लिखी जा रही होती है। सो दरअसल A जो है वो 10 के बराबर होता है, B 11, C 13, 14, 13, 14 एंड देन 15, F 15 के बराबर होता है। सो दीज आर द 16 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टुवर्ड्स F। तो ये आपकी हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। फाइन क्या हो गया? हमने कहा कि अगर बेस 2 होगी तो उसमें डिजिट 0 या 1 आ सकते हैं। याद रहे, इसमें आने वाला हर नंबर
अपनी बेस से छोटा होगा, इन्हें बाइनरी नंबर कहा जाता है। पोजीशन वाइज हम देखते हैं कि इस 1 की पोजीशन क्या है 0, इस अगले 0 की पोजीशन क्या है 1 एंड देन सो ऑन। हम अपने पास अपनी पोजीशन जो है बिल्ड करते हैं। जब आप इन पोजीशंस को सॉर्ट आउट करते हैं लाइक 2 की पावर 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये मैं चाहूंगा कि आप याद कर लें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 4096 तक आपने कोशिश करना है कि इसको याद कर लें, तो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मेरे पास ये आ गया। अब 1 के साथ ये 1 ले लिया, ये 0 है तो ये 2 आपका 0 हो जाएगा, ये 4, 4 + 1 5 हो गया, 8 आपका 0 हो गया, 16 + 5 आपने का 21 + 32। तो जैसे ही आप इसे जमा करेंगे तो आपके पास आपकी इनकी पोजीशन वाइज जो है ये इक्वल टू 642 के इक्वल आ जाएगा। मैंने कल ये आपको करके भी दिखाया था लेक्चर में। हमने किसी भी नंबर को अगर आपने 642 को 2 पे डिवाइड करते जाएं तो जो रिमाइंडर्स निकलेंगे वो आपके कुछ इस तरह से आपको अवेलेबल नजर आएंगे, तो वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो कहता है अगर मेरे पास 642 है तो ये ऑक्टल में किसके बराबर होगा, तो 642 को उसने ऑक्टल में लिखा तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो 418 अगर बेस 10 में हो तो वो 642 बेस 8 के बराबर होगा। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू दिस। हेक्सा से कैसे करते हैं, जैसे लफ्ज है DEF, तो DEF अभी मैंने आपको बताया कि बेस 16 में कुछ इस तरह से होते हैं। इसके मुताबिक कैलकुलेशन की F 16 की पावर 0, F 16 की पावर 0 आएगा, E के लिए 16 की पावर 1 और D के लिए 16 की पावर 2 होगी। अब F जो होता है वो 15 के बराबर होता है, E 14 के बराबर होता है और D 13 के बराबर होता है। जैसे आप इसको बेस 10 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 3567 के इक्वल आ जाएगा। कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल, अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और आपने इसको डेसिमल में लेके जाना है तो बिल्कुल सेम रूल मैंने यूज किया, उनके पोजीशन बेस के साथ में मल्टीप्लाई करता गया तो 110 बेस 10 इज इक्वल टू दिस होल नंबर। यहाँ तक कोई मसला पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कन्वर्जन विद बिट सिस्टम। बिट सिस्टम से कैसे होता है, तो अगर आपके पास कोई और नंबर सिस्टम है लाइक ऑक्टल है या डेसिमल है तो इसको जब आपने बिट में लेके जाना होता है तो ये पहले आपका नंबर जो है वो बाइनरी से जाएगा हेक्सा में, फिर बाइनरी से जाएगा ऑक्टल में एंड वाइस वर्सा। तो अगर वापस लेके आना है तो भी आप इसी तरह से वापस लेके आएंगे। सॉल्व करने का तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है कि आपने टैली लगा लेनी है, ये टेबल भी आपको याद होना चाहिए। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो बाइनरी लेवल पे काम करना पड़ जाए, तो आपके ज़हन में ये ट्रुथ टेबल जो है ये मौजूद होना चाहिए। 0 आपके पास डेसिमल में भी 0 के बराबर होता है, यहाँ ये इसके बराबर होता है। 1 2 10 के बराबर होता है, 3 11 के, 4 100 के एंड देन सेम रिपीट हो रहा है 101 110 एंड 1। तो 8 7 आपके पास 111 के बराबर होता है। ऑक्टल में 7 होगा, डेसिमल में 7 होगा, लेकिन बाइनरी में वो 111 के इक्वल होगा। अब वो कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की वैल्यू देखनी है तो कैसे देखेंगे, 2 की पावर 3 थी तो -1 किया तो आपका 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑक्टल के अंदर 0 से 7 तक कन्वर्जन है। थस बाइनरी नंबर डिजिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऑक्टल डिजिट बाय सब्ट्रैक्टिंग -1 एंड वाइस वर्सा। आप इस तरह से इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो उसने 3 का पेयर बनाया, ये पहला पेयर 11 है, ये 3 के इक्वल आ गया। दूसरा जो पेयर 3 है, 3 वैल्यूज 101 है, ये 5 के इक्वल है, और फिर जो बाकी बचता है वो आपके पास 10 बचता है जो कि 2 के इक्वल है। तो वो डायरेक्टली उसने कह दिया कि अगर बेस 8 में इसको लेके जाना हो तो मेरे पास ये 253 के बराबर है। बाइनरी से डायरेक्ट उसने ऑक्टल में 3 के पेयर बनाकर डिवीजन कर लिया। अगर मैंने अब यहाँ देखेंगे उसने सॉल्व करके दिखाया है, आप खुद देखेंगे सेम वर्किंग आगे भी आपको यहाँ पे। अगर ये हेक्सा में आ जाए तो हेक्सा में क्योंकि नंबर फिर 7 से आगे 16 तक जाने हैं, 15 तक, तो फिर आगे फिर 1 आ गया, फिर वही आगे चीज़ जो है वो रिपीट होती जाएगी और आपके नंबर होंगे। तो एक्चुअली अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है पिछला वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अब फिर इस तरह से भी उसके पेयर करने हो तो -1 करके 15 बनाया जा सकता है। इसमें अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो आप उसके 4 के पेयर बनाकर उसको बेस 16 के साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो वो 16 सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा।
यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। मैंने क्विकली मूव ऑन किया है, एक जस्ट वर्ड्स रिव्यू है कि आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये क्या था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर। क्लियर है जी? जी हमजा ठीक है? जी सर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं बाइनरी वैल्यूज एंड नंबर सिस्टम। थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, कहता है डेसिमल टू अदर सिस्टम्स। अगर आपके पास चीज़ डेसिमल में है तो फिर कैसे लेके आएंगे? तो डेसिमल से अगर आपने किसी और सिस्टम में लेके जानी है, ऑक्टल 8 वाला है, हेक्साडेसिमल जो है वो 16 वाला है, बाइनरी आपका 2 वाला है, तो अगर आपने इस तरह से कन्वर्जन करनी है 3 to 1 टू बाइनरी में अगर लेके जाना हो तो कैसे करेंगे? तो वही अभी जो टेबल आपने याद किया था उसी एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और 2 पर डिवाइड करते जाते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो आपके जो रिमाइंडर है वो आपका जो है वो थ्रू आउट आपका आंसर जनरेट कर देगा। सो इट्स समथिंग कॉल्ड जीरो। यहाँ से शुरू करेंगे, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, देन 1 1 1 1 1 5 1 आगे, फिर एक जीरो और एक 1, तो ये आपके पास 125 की बेस 10 नोटेशन आ जाती है। कल ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट आपने कहा अगर आपको बेस 8 में लेके जाना है तो 8 पे डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह अगर बेस 16 में लेके जाना है तो 16 पे डिवाइड करने से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो वो आपको बता भी रहा है कि अगर आपने किस तरह नोटेशन को लेके आना है तो आप इस तरह से डिवाइड करके अपनी नोटेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक तो था 4 नंबर सिस्टम हो गए। कंप्यूटर में मोस्टली आपको 4 नंबर सिस्टम में मिलते हैं। एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और एक वही है जो हम अपनी रियल लाइफ में पढ़ते हैं जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अब इनके ऊपर फिर आगे मुख्तलिफ क्वेश्चन, सॉरी नहीं सर। ओके, अब इनके ऊपर आगे मुख्तलिफ प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग कैसे है कि आप बाइनरी के साथ एडिशन कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर बाइनरी के ऊपर हम कम्प्लीमेंट्स और सब्ट्रैक्शन का काम भी कर सकते हैं। तो पहले एडिशन देख लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एडिशन, जैसे 0 जमा 0 0 होता है, 0 जमा 1 1 होता है। लेकिन याद रहे कि अगर 1 जमा 0 0 है, अगर 1 1 आ जाए तो क्योंकि इसमें 2 नहीं होता, 2 इक्वल टू 10 होता है, तो आपने 10 लिख दिया। अब अगर 10 में प्रोसेसिंग ये होगी कि 0 आपका यहीं रहेगा, ये 1 आपकी कैरी बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपकी कैरी बिट बनेगा। एडिशन कैसे होगा? अगर आपको दो चीज़ें हैं ए और बी और आपने इनका एडिशन करना है तो ए की वैल्यू लिख देंगे, बी की वैल्यू लिख देंगे और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करेंगे। और जब ट्रू हो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 1 and 1 + 0 is 1 and 1 + 1 2, 2 is equal to 10। तो आपके पास ये इसके इक्वल आ गया। उससे आपकी 1 आपकी कैरी बिट कह ली, 1 + 2, तो ये आपके पास इक्वल टू कन्वर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपके नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से एग्जांपल करके देखेंगे कि आपके पास ये किस तरह से आता है और इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से है। उसने किस तरह से कैरी बिट लिया, यानी 2 था, 1 + 1 2 हुआ, 2 का 0 लगा, 1 कैरी कर गया, वो आगे चला गया, 1 नीचे आ गया, फिर 1 + 1 0 आया, 1 कैरी कर गया, और फिर आपके पास जो नीचे वो 0 आपके पास आ गया। सेम आपकी 1 आखिरी वैल्यू आ गई और ये आपका आंसर है जो इसकी फाइनल आउटपुट आपके लिए जनरेट करता है। देन अगर आपको इस तरह से करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे वो भी फिर उसी तरह से ये आपको देख सकते हैं। उसके बाद आता है अर्थमेटिक इन बाइनरी। रिमेंबर दैट देयर आर ओनली 2 डिजिट्स इन बाइनरी, 0 और 1, और उसके ऊपर ही आपने काम करना है। यहाँ देखें 1 + 1 2, 2 का 0 लगा, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 + 1 3, 3 का 11 आया, 1 कैरी कर गया, 1 10 एंड देन सो ऑन। मैं चाहता हूँ कि ये भी आप खुद देखें तो आप इजीली इस एडिशन को जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। सॉल्व मैंने कर दिए, आप यहाँ से इन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेरे पास जो कुछ और एक्सरसाइजेज हैं मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद से देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन है इसके, अगर ऐड इस तरह होता है तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है? 1 में से 1 गया 0, ये तो कोई मसला नहीं है। फिर 1 में से 1 गया 0, ये भी कोई मसला नहीं है। 1 में से 0 गया, कोई मसला नहीं है, 1 वापस आ गया। लेकिन 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो वही मैथ का रूल है, पिछले वाले फैक्टर से 1 का इजाफा करेंगे। यहाँ 10 नहीं इंक्रीमेंट होगा, या 2 बन जाएगा। फिर 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, यहाँ 1 की जगह 0 आ चुका था, तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ से 0 इधर गया। आपके पास इसने इसको 2 बनाया और इसने इसको फिर आगे कैरी किया 1, तो 1 में से 1 गया, 2 कैरी किया तो 2 में से 1 गया, तो 1 बाकी रह गया, जबकि 1 यहाँ 1 रह गया था, और 1 में से 1 माइनस करने के बाद आपके पास 0 आ जाता है। तो आप
अपने बाइनरी नंबर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास वंस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। वंस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर ये होता है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, कि जो 1 है उन्हें 0 कर दें, जो 0 है उन्हें 1 कर दें। देखिए 0 था, इसको मैंने 1 कर दिया, जो 1 था उसको मैंने 0 कर दिया। थ्रू आउट ऐसे ये प्रोसेस जो है वो चलेगा और आपका वंस कम्प्लीमेंट जो है वो आ जाएगा। टूज कम्प्लीमेंट में पहला काम तो वही करना है कि आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है और फिर वंस कम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 1 + 1 2 की लगा 10 और बाकी सारा एज इट इज आ गया। पहले उल्टाया और फिर एक ऐड कर दिया, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अभी मैंने आपको बता दिया है, वो भी आप देख सकते हैं वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ। उसके बाद आता है अर्थमेटिक, आप इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर है, वो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से 0, जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। इसे आप मल्टीप्लाई इफेक्ट कहते हैं, ट्रूथ टेबल भी कहा जाता है। एक्सेल में जाकर हम इसको और एंड फंक्शन के तौर पर भी डिटेल में पढ़ते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा लॉजिक हो तो उन लॉजिक्स को किस तरह से आप कंपेयर करते हैं, ये बेसिकली इसी रूल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास ए नंबर ये है और बी नंबर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और देन करते जाएं सॉल्व करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी आप इसको देखिएगा ब्रेक के अंदर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसने इसको सॉर्ट आउट किया और आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। बाइनरी एंड कंप्यूटर्स, अब वो कहता है क्या फ़र्क है कंप्यूटर में, क्या यूजेज है। ये भी हमने इतना लंबा जोड़ा पढ़ लिया है कि बाइनरी ये होता है, ऑक्टल ये होता है, डेसिमल ये होता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान फ़र्क क्या है। कहता है बाइनरी कंप्यूटर्स हैव स्टोरेज यूनिट्स कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। लो बिट, जहाँ याद रखें कंप्यूटर में या तो वोल्टेज नहीं होंगे उसे 0 कहेंगे, या वोल्टेज होंगे इसे हम 1 कहेंगे। ऑल बिट्स हैव ओनली जीरोस एंड वंस, इसके दरमियान ही रहेगी, इससे हट के नहीं चल सकती। बाइट क्या होती है, बाइट 8 बिट्स पर मुश्तमिल होती है। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड डिटरमिन्स द वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर, बट इट इज यूजुअली अ मल्टीपल ऑफ 8। यानी जब आप किसी कंप्यूटर के अंदर किसी भी वर्ड को स्टोर करते हैं तो वो वर्ड दरअसल आपकी 1 बाइट जगह लेता है, जो कि इक्वल टू 8 बिट होती है। यानी वही जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि 1111 इससे बड़ी आपका वर्ड नहीं होगा। दुनिया के तमाम वर्ड आपके इसी नंबर के अंदर जो हैं वो एग्जिस्ट और सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? अमजद क्लियर? जी सर। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं ब्रेक और उसके बाद आज हम आएंगे वापस अपनी तरफ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख लीजिएगा, मैं अभी फ़ौरन आपको सेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन के हवाले से आपके पास जो है वो भी वर्कआउट में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आता है सवाल कि व्हाट इज़ डेटा एंड कंप्यूटर्स। डेटा क्या होता है? हर वो चीज़ जिसे मैं कंप्यूटर के अंदर डील करता हूँ वो मेरे पास डेटा है। कंप्यूटर डेटा के बगैर इनकम्प्लीट है। मैं अगर ये कहूँ कि कोई भी मशीन होगी तो वो डेटा के बगैर इनकम्प्लीट है, तो ये बात गलत नहीं होगी। साइंस डेटा के बगैर आगे नहीं चल सकती। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्लाइड पर से। कहता है कंप्यूटर्स आर मल्टीमीडिया डिवाइसेस। ये मल्टीमीडिया डिवाइसेस होती हैं डीलिंग विद अ वास्ट अरे ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत बड़ी फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, कैटेगराइज की गई होती है। कंप्यूटर स्टोर प्रेजेंट, ये आज का डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड हेल्प मॉडिफाई, और आने वाले वक्त में हमें चीज़ों में तब्दीलियाँ करने में मदद देते हैं। अब कंप्यूटर डाटा किस तरह का हो सकता है? तो कंप्यूटर में डाटा नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो फाइल्स, अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूंगा तो ऑडियो फाइल्स की शक्ल में हो सकता है, मल्टी की बात करूं तो और ग्राफिक्स की शक्ल में हो सकता है, और हमारे पास वीडियोस की शक्ल में हो सकता है। जो नंबर टेक्स्ट है इनका जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ कि ये सब आपके पास वंस और जीरोस की शक्ल में है। अब हम थोड़ी सी बात कर लगे हैं डाटा की उस टाइप की जिसमें आर्ट आती हैं, इमेजेस और ग्राफिक्स आते हैं और वीडियोस आ जाती हैं। फिर वो कहता है आपके पास जो इसकी वर्किंग है वो कैसे है। ओके, कहता है डाटा कंप्रेशन क्या होता है जी? डाटा को कंप्रेस करना क्या होता है? रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड टू स्टोर अ पीस ऑफ डाटा। किसी भी डाटे को स्टोर करने के लिए
जो वो जगह है, अगर मैं उस जगह को उससे कम जगह देता हूँ तो वो मेरे पास कंप्रेशन में आती है। मैं या हम जितने भी ये कोर्स जब तक पढ़ेंगे तो 3 सॉफ्टवेयर्स को हम जो है वो कंप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। एक सॉफ्टवेयर का नाम है WinRAR, WinRAR, और एक का नाम है WinZip। ये WinZip जो है ये विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होता है, और आपको अलग से अगर ना भी इंस्टॉल करें तो जिप फाइलों को ये डील करने के लिए यूज़ होता है। जबकि तीसरा भी सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ लोग यूज़ करते हैं, इस हवाले से 10 to 12% है, इसे 7Z के नाम से कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर की खासियत ये है, एक यही है कि ये आपके डाटा को कंप्रेस फॉर्म में ले जाते हैं, आपके डाटा को कंप्रेस फॉर्म के अंदर जो है वो आगे मुंतकिल करते हैं। अब वो कहता है वाई कंप्रेशन नीड, क्या ज़रूरत पड़ती है? कहता है हार्डवेयर चीप्स बट शेयर इंफॉर्मेशन। कहता है हार्डवेयर है वो बड़ा सस्ता हो गया है, बट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हम आगे मज़ीद शेयर करना चाहते हैं। इनहेरिटेंट बैंडविड्थ, आप मसलन मैं चाहता हूँ कि मेरी एक फ़ाइल है, जैसे अभी पावर पॉइंट की फ़ाइल है, तो अगर मैं इसको, मैंने तो आपको जनरल इसीलिए भेजा कि डायरेक्ट आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन वो कहता है इंटरनेट के अंदर हमारी ये ऑप्शन होती है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी फ़ाइलों को, अपने डाटे को कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं। उससे हमें चाहिए क्या है, इनहेरेंट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहते हैं उस साइज़ को जो आप सेंड कर रहे हैं, जो ये कंटेन कर रही है। रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन फिक्स्ड टाइम। असल में अगर मैं यही ईमेल के थ्रू सेंड करूं तो ये, क्योंकि थोड़ा सा पुरानी बात है, क्योंकि ये रेफरेंस थोड़ा पुराना है, अब आपके पास ऐसी ड्राइव्स आ गई हैं जहां हम अपने डाटे को अपडेट करते हैं और फिर वहां से दूसरे लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, आपकी कुछ वायरसेस वगैरह हैं वो नहीं उसके अंदर जो है ना स्कैन ऑफ किए जाते। लेकिन ये कि पहले ये होता था, बल्कि अभी भी यही है कि आप 25 MB से बड़ी फाइल जो है वो डाटे में या ईमेल के साथ जो है वो सेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इंस्टेंट बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शंस है, आप इससे बड़ी फाइल नहीं भेज सकते, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं कि हम अपने डाटे को कंप्रेस कर देते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखे हैं ये पूरे फोल्डर को, पूरी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ उन्होंने लिखा होता है कि सेंड योर CVs, अटैच योर फाइल। आप अपनी पिक्चर जो है वो फाइल की शक्ल में अटैच करते हैं, तो नीचे लिखा होता है द फाइल साइज ऑफ द इमेज शुडंट अप टू 20 KB, बड़ी नॉमिनल से साइज दिया होता है। तो फिर हम उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि जो ये प्रॉब्लम है कि जो बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम है इससे बचा जा सके। तो डाटे को कंप्रेस करके हम अपने पास स्टोर करते हैं, ये एक हमारे पास हमारी एक मेन रिक्वायरमेंट है। और डाटा कंप्रेशन टेक्निक्स कैन बी लूजलेस, यानी उससे आपका डाटा कम जल्दी चला जाएगा, लूज होने का जो वर्कआउट है वो कम है, विच मीन्स दैट द डाटा कैन बी रिट्रीव्ड without any loss of the original information, यानी वो easily मूव कर सकता है, उसमें ख़राबी की पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, पुराने ज़माने में ना ये होता था अर्ली 90s के अंदर और 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर, कि जब हम डाटा सेंड करते थे वो 1s और 0s की शक्ल में आपकी वायर के ऊपर से गुजरता था। तो समटाइम अगर कोई दरमियान में डिस्ट्रक्शन आ गई है या कोई एरर आ गया है या इंटरनेट ब्रेक हो गया है तो आपका डाटा दरमियान से वेस्ट हो जाता था और आपकी फ़ाइल अपनी प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती थी। तो फिर ये नतीजा निकाला गया कि उसको कंप्रेस करके भेजें एक सिंगल फाइल की शक्ल में, और उस फाइल को बाद में जाके अनकम्प्रेस कर लिया जाए, ताकि क्या किया जा सके, डाटा को रिट्रीव किया जा सके विदाउट एनी लॉस ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। Loosely, which means some information may be lost in the process of कंपैक्शन, जब आप उसको जोड़ते हैं तो उसके दरमियान जो है वो लूज हो सकती है। तो आप वो कहता है कटी एक फाइल होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल जो है वो सेट हो जाएगी, और लूज एक्सेप्टेबल है लेकिन फाइल में मिसिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर वो कहता है कंप्रेशन रेशो कितनी है, तो हमारे पास डिफरेंट वर्कआउट है। द साइज ऑफ द कंप्रेस्ड डाटा डिवाइडेड इनटू साइज ऑफ द ओरिजिनल डाटा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने डाटे के मुताबिक ये साइज डिफाइन कर सकते हैं।
WinZip और WinRAR ये सॉफ्टवेयर आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तो आप अपने बड़े डाटे को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और उन छोटी छोटी फाइलों को आप अलग से सेंड करें और बाद में जाके उन्हें कंबाइन कर लें। तो आप इस तरह से 10 GB, 15 GB, 100 GB तक का डाटा जो है वो भी अपनी छोटी छोटी फाइलों की शक्ल में जो है वो डिवाइड कर लेते। अगर आप कोई बड़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर से कोई बड़ी चीज़ डाउनलोड करें, जैसे अक्सर गेम्स होती हैं, तो वो आपको कंप्रेस फॉर्म में मिलती हैं। आप उन फाइलों को आपस में इकट्ठा एक फोल्डर के अंदर रखने के बाद डीकम्प्रेस करें तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। कहता है वैल्यूज़ कैन बी इन अ बिट, करैक्टर्स बिट्स की शक्ल में हो सकती हैं, करैक्टर्स की शक्ल में हो सकती हैं। बोथ वैल्यूज़ शुड मेजर द सेम थिंग, इन्हीं वर्किंग में बेस करती हैं। द रेशो रिजल्ट बिटवीन जीरोज एंड वंस, ये रिजल्ट जो है वो जीरोज और वन के दरमियान होते हैं। क्लोजर द रेशो टू जीरो, कहता है जितना जीरो के करीब होगा उतना ही इसका मतलब है कि आपने टाइटली फॉर्मेट किया है, एंड वाइस वर्सा, यानी जितना साइज छोटा होगा उतना आपने ज़्यादा टाइटली उसको कंप्रेस किया है, वैसे नहीं है। अब एक क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम हमने डील किया था, एनालॉग वर्सेस डिजिटल इंफॉर्मेशन, कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। कहता है नेचुरल वर्ल्ड इनफाइनाइट चीज़ों पर बेस करता है। नंबर आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 1 के दरमियान, एनी टू नंबर्स हैं, अभी हमने बात की। जबकि कंप्यूटर्स आर फाइनाइट, कंप्यूटर फाइनाइट चीज़ों पर बेस करता है। कंप्यूटर मेमोरीज एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस हैव ओनली सो मच रूम टू स्टोर एंड मैनिपुलेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा। द गोल इज टू represent enough of the world to satisfy our computational needs and our senses of signs and sound। कहता है वो यानी आपने जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं और जो आपकी इसकी सेंसेस हैं उन्हीं को आपने, वो फाइनाइट है। मतलब मैं कह सकता हूँ मेरी हार्ड डिस्क है, इसका साइज़ एक लिमिटेड है, मेरी रैम है, इसका साइज़ एक लिमिटेड है। तो वो कह रहा है कि हमें फाइनाइट चीज़ें इनफाइनाइट नहीं है, जबकि 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो तो इनफाइनाइट हैं। तो इन्हें किस तरह से मैनेज किया जाता है? इनको दो तरह से मैनेज किया जाता है। कहता है इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वन ऑफ टू वेज। नंबर 1 एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग डाटा क्या होता है, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, मैं क्विकली मूव ऑन कर रहा हूँ। अ कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन analogs to the actual information is represents। डिजिटल क्या होता है? a discrete representation breaking the information up into separate elements। जब उसको तोड़ के भेज देते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? डिजिटल डाटा बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास लाइक जैसे आपने देखा कि आपके पास एक मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है, तो ये तमाम चीज़ों को टच करता हुआ गुजरता है, लेकिन जब आप उसको थर्मामीटर की रीडिंग से पढ़ते हैं तो वो आपकी एनालॉग रीडिंग है। हालांकि जो आपकी उसकी वर्किंग है वो डिजिटल है। कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा। कंटिन्यूस डाटा क्या होता है और डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? एक होता है जी कंटिन्यूस, and we have discrete। कंटिन्यूस होता है विदाउट गैप, जबकि डिस्क्रीट होता है विद गैप। यानी जिसमें गैप नहीं होंगे वो आपका क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, और जिसमें आपके पास गैप आ जाएगा वो आपका डिस्क्रीट होगा। कहता है कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क वेल विद एनालॉग इंफॉर्मेशन, यानी ये बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन पर बेस करता है। कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट वर्ड इनटू finite word, so we digitalize information by breaking it into pieces and represent these pieces separately। Why do we use binary? हम बाइनरी क्यों यूज़ करते हैं? जो मैंने अभी आपको इतनी लंबी जोड़ी कहानी सुनाई वो क्यों सुनाई? The modern computers are designed to use and manage binary values because the devices that stored and manage the data are far less expensive, so far more reliable if they only have to represent on of two possible ways। यानी या हमारे पास हम कहते हैं कि ये चीज़ सही है, या हम कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर हम कहते हैं ये चीज़ सही है तो आपके लिए वैल्यू 1 ट्रीट की जाएगी, अगर आप कहते हैं नहीं है तो इसके लिए वैल्यू 0 ट्रीट की जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका इसी वर्कआउट के अंदर परफॉर्म करता है। उसके बाद कल मैंने आपसे एक मोटी मोटी बात की थी, आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं? कहता है एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूसली फ्लुइड्स इन वोल्टेज अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे होते रहते हैं। बट इन अ डिजिटल साइंस हैव ओनली अ हायर आर लो, क्योंकि उसमें या 1 होता है या 0 होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द 2 बाइनरी डिजिट्स, या 0 या 1। All electronic signals, both analog and digital,
degrade as they move down in a line. That is, the voltage of the signal fluctuates due to the environmental effects. यानी वो कहता है जी अगर वेस्टेज हो जाती है तो उसमें अप एंड डाउन आ सकते हैं. फिर एक चीज़ है उसे कहते हैं PCM, पल्स कोड मैनिपुलेशन. इसके मदद से हम चेक करते हैं कि हमारा आने वाला डाटा जो है वो कितना है. और फिर एक चीज़ होती है उसे हम रीक्लॉकिंग कहते हैं, यानी आप जो उसकी स्पीड है उसको जज करने के बाद उसको रीक्लॉक की शक्ल में मेंटेन करते हैं. प्रोडक्टली डिजिटल साइन इज रीक्लॉक कैसे करते हैं टू रीजन इट्स ओरिजिनल शेप. यानी आपके पास ये था, आपके पास ये फ्रिक्वेंसीज थी, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल वर्ल्ड में. यानी यहाँ से दरमियान वाले को ख़त्म किया, इसको बॉटम बना दिया, इसको टॉप बना दिया, इसको बॉटम बना दिया. एंड एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल सीन की एग्जांपल्स है. जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास थ्रेशोल्ड आ सकते हैं, लॉस्ट हो सकता है, सिग्नल वेक हो सकता है, मूव भी कर सकता है. बट वो कहता है कि डिग्रेड अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम दोबारा से उसको अपनी प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं. वन बिट कैन बी आइदर 0 और 1. देयरफॉर one bit can represent only two things. To represent more than two things, we need multiple bits. 2 bits can represent 4 things because there are 4 combination of zeros and ones. ये अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि हम उसको 4 कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं. दैट कैन बी मेड एज कि पहले दोनों पे 0, फिर पहले पे 0 दूसरे पे 1, फिर पहले पे 1 दूसरे पे 0 तो फिर दोनों पे 1. तो ये उसने कहा है कि मैंने 4 कॉम्बिनेशन बना लिए जिससे मैं आगे इसी सिलसिले को आगे चला सकता हूँ. इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट मोर देन 4 थिंग्स वी नीड मोर देन 2 बिट्स. 3 bits can represent 8 digit and 4 bits up to 16 digit, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी बात की थी. लेकिन अगर आपके पास फर्दर प्रोसीजर बढ़ता चला जाए, आपके इनकोडिंग फॉर्मेट बढ़ते चले जाएं तो बिट लेवल बढ़ता चला जाता है. जैसे जैसे बिट लेवल बढ़ता चला जाएगा आपका ये टेबल, ट्रुथ टेबल जो है ये बढ़ता चला जाएगा. इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. आपकी इनपुट के मुताबिक हम, यानी अगर इनपुट में सिर्फ एक ही चीज़ है तो या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा. अगर 2 चीज़ें हैं तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन, 3 है तो ये कॉम्बिनेशन, 4 है तो ये कॉम्बिनेशन, 5 है तो ये कॉम्बिनेशन. और अगर इस तरह आगे मैं चलता हूँ तो मेरे पास सो ऑन n तक जो कॉम्बिनेशन है वो आगे उसी तरह से मोल्ड करते चले जाएंगे. कहता है हाउ मैनी बिट्स required if we have to represent 61 unique things. तो आपको कितने बिट्स चाहिए? तो फिर उसके लिए हम आप डिफरेंट कलर कोडिंग है. आपके जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं वो टोटली इन्हीं कलर कोड्स पे बेस करते हैं. यानी अगर मैंने आपको ये कहना हो ना कि आप एक कलर बनाएं तो आपको एक्चुअली 255, 255, 255, 255, 255, 255 नंबर चाहिए. इस बात का मतलब क्या है? अ ह्यूमन आई कैन सी 3 कलर्स. मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक्चुअली आ क्या रहा है. मेरे पास 3 तरह के रंग होते हैं, एक R, G और B, रेड, ग्रीन, ब्लू. इसकी जो वैल्यू है ना वो हेक्स में 00 से शुरू होती हैं और FF तक चलती हैं. जो मैंने अभी बोला, जो G है ये F00 से चलेगा और सेम FF तक. ब्लू भी सेम 00 से एंड देन सो ऑन. FF सेम हेयर, FF सेम हेयर, FF. यानी इसका मतलब ये होता है कि 0 इक्वल टू 0 होता है और F जो है वो इक्वल टू होता है, F जो है वो इक्वल होता है 255 के. तो आपके जितने भी नंबर्स हैं ना वो इन्हीं वैल्यूज़ के दरमियान फेल करते हैं. यानी अगर मैंने कोई नंबर बनाना है तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ना रेड, तो FF 0000 ये क्या हो जाएगा? ये आपका रेड कलर हो जाएगा. अगर आप इसको 0 कर देते और इसको F कर देते तो ये आपका ब्लू कलर हो जाएगा. अगर आप इस ग्रीन को करते हैं तो ब्लू और ग्रीन को मिलाकर जो कलर बनता है वो आपके पास कलर बिल्ड होगा. तो कहने का मतलब जो हमारे हेक्स नंबर्स हैं वो हमारे ग्राफिकल डाटा में यूज होते हैं, पढ़ लेते हैं. कलर इज आर prescription of the various frequencies of light that reach their retina of our eye. वो हमारी आँख में पढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा.
और वो आपके क्या करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, RGB कम्बिनेशन में आपके मिलते हैं जो 0 से 255 तक आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन में बनाते हैं। कुछ हाई कलर्स होते हैं जो 16 बिट पे होते हैं, कुछ ट्रू कलर्स होते हैं जो 24 बिट पे होते हैं। तो फिर ये उसने उसका आगे वही कलर बना के बताए हुए कि रेड का अगर 0, ग्रीन 0, ब्लू 0, सारे कलर 0 हो तो ब्लैक कलर बनता है, और अगर सारे कलर टू मैक्सिमम हो तो आपका वाइट कलर बनता है। तो एक्चुअली ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर्स ही हैं जो आपके ये कलर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपका डिजिटल डाटा जो है या डिजिटल पिक्चर टाइप जो डाटा है वो बनता है। याद रखिएगा, डिजिटलाइजिंग अ पिक्चर इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज कंप्यूटर में पिक्सल से मिलकर बनती है। द नंबर ऑफ पिक्सल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पिक्चर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। अगर आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज, मैं इसकी पर्सनलाइज सेटिंग में आया हूँ, तो यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आपके मुख्तलिफ वर्कों को प्रेजेंट करती हैं। मैंने कहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग्स, हियर वी हैव। ओके जी, तो यहाँ मेरे पास देखिए कि आपके पास जो है वो ये आपकी रेजोल्यूशन है। ये अगर आप देखें डिस्प्ले रेजोल्यूशन, तो इस वक्त मेरी जो स्क्रीन है इस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1024 डॉट्स है, और अगर मैं ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक बात करूं तो 768 डॉट्स है। और आपकी ये स्क्रीन दरअसल इन्हीं रो और कॉलम से मिलके बनी है, जिससे आपका ये इमेज जो है वो जनरेट होता है, और यही आपकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन कहलाती है। और यही आपकी उसने यहाँ पे बात की है कि आपके पिक्सल्स होते हैं जो आपकी ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्चर इज कॉल्ड इट्स रेजोल्यूशन, वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। द स्टोरेज ऑफ इमेज इंफॉर्मेशन ऑन द पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस इज कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। अगर कोई इमेज पिक्सल बाय पिक्सल इमेजेस से मिलकर बना है तो वो रास्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट कहलाएगा। जबकि दूसरा जो होता है उसे, जैसे अब ये पिक्चर से मिलकर बना है, अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो इसका पिक्सल जब बड़े एरिया में कवर करेगा तो तस्वीर फट जाएगी। ये आपकी रास्टर ग्राफिक्स एग्जाम्पल है। और अगर ये ना फटे, ये मैथ के रूल्स के मुताबिक अपने आप को चेंज करता जाए, तो फिर ये आपकी एग्जाम्पल कहलाएगी किसकी, डिजिटल वेक्टर ग्राफिक्स की। देखिए, अगर आप इसको एक बड़ा करेंगे, इसको तोड़ दें, तो इसके अंदर पिक्सल खराब हो जाते हैं। ये कौन से ग्राफिक्स हैं, ये आपके रास्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट हैं जो BMP, जिफ और JPG वगैरह पर आपको नजर आते हैं। जबकि दूसरे जो हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आजकल जितने भी बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का जितना भी काम होता है, उसमें प्रेफर किया जाता है कि वेक्टर को यूज करें। आप सोतिया में तो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा एडोब इलस्ट्रेटर का, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से वेक्टर ग्राफिक्स टूल में जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है वो है एडोब इलस्ट्रेटर। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग कलर्स टू पिक्सल्स एज वी डू इन द रास्टर ग्राफिक्स, अ वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट डिस्क्राइब्स एन इमेज। इसमें वेक्टर ग्राफिक्स की मदद से इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइंस एंड ज्योमेट्रिकल शेप, यानी ये मैथमेटिकल ज्योमेट्री की शक्ल में होते हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स दैट डिस्क्राइब्स अ लाइन डायरेक्शन, थिकनेस एंड कलर्स। यानी इसमें मैथमेटिकल रूल होता है, अगर आप एक चीज़ को बड़ा करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी की तमाम चीज़ें जो है बड़ी हो जाती हैं, जबकि एक चीज़ छोटी करने से बाकी की तमाम चीज़ें छोटी हो जाती हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स कैन बी रिसाइज मैथमेटिकली, ये मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जो है वो बड़े या छोटे किए जाते हैं। एंड दीज चेंजेस कैन बी कैलकुलेटेड डायनामिकली एज नीडेड, और जैसे जैसे हमें इनकी जरूरत पड़ती है हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। However, vector graphics is not good for representing real world images. Obviously, अगर मैंने कोई तस्वीर लेनी है तो उसके लिए फिर वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए मैंने कहा एडोब इलस्ट्रेटर है और ये बेस्ट टूल है। लेकिन अगर आप इमेज के लिए बात करते हैं, आप ग्राफिक रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास रास्टर ग्राफिक्स चलेंगे, बिटमैप ग्राफिक्स चलेंगे, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको पूरी दुनिया मानती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब फोटोशॉप। और ये सॉफ्टवेयर दुनिया में वेक्टर ग्राफिक्स की बजाय जितने भी ग्राफिक्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, 2D उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो बेस्ट रास्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एडोब फोटोशॉप गिना जाता है। फिर आ जाती तीसरी क्वालिटी जो कि 2D से आगे चली जाती है। 2D कहते हैं 2 डायमेंशनल को। फिर आ जाती है 3 डिमेंशन, इसमें वीडियो क्लिप्स है, कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ मेनी स्टिल इमेजेस, यानी छोटे छोटे इमेजेस जब आप छोटे छोटे इमेज के बाद आप स्टिल इमेजेस जो है उन्हें इकट्ठा देखते हैं तो आपका ब्रेन आपकी एक ऐसा इम्पैक्ट जनरेट करता है जिससे आपको चीज़ें चलती हुई नजर आती हैं। इसी रूल के ऊपर फिल्म बनाई जाती है और आपको एक कुछ तस्वीरें जो हैं
वो कंटिन्यूसली दिखाई जाती हैं, जिससे आपकी वो जो तस्वीरों का कम्बिनेशन है जो एक खास तरतीब में चलता है उसे हम वीडियो कह देते हैं। अब वीडियो को डिकम्प्रेसर्स और डिकम्प्रेसर्स होते हैं, ये भी फाइल को बड़ा या छोटा करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको भी आप अपने तौर पर पढ़ लेंगे। ये भी आप देख लीजिएगा, जैसे उसने यहाँ बताया कि ये फिर इस तरह से इमेजेस है, कन्वर्टिंग टू डिस्प्ले इमेजेस, रोटेट करना क्या होता है, कलर इमेजेस क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ तक आपको क्लियर होगा और कोई और ऐसा पूछने वाली बात नहीं होगी। अगर कुछ पूछने वाला है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह से देख लूँगा। क्लियर है जी यहाँ तक? जी।